हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन। आ चुके हैं हम एक और क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के साथ। आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिट 2 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1 का रिवीजन और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम यूनिट 2 का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे। यूनिट 2 का जो वन शॉट रिवीजन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर यूनिट 2 के क्वेश्चन बैंक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो बहुत ही अच्छे से हमने वन शॉट रिवीजन किया था। आई होप तुम लोगों ने सेल्फ स्टडी कर लिया है, वो वीडियो देख लिया है। अब हम क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे पीवाईक्यूज, एमटीपी एंड आरटीपी के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। ये क्वेश्चन बैंक हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो वहां से भी तुम लोग चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स। ठीक है सर, अच्छा एक मिनट रुक जाओ बच्चों, खाली हम अपना पेन ठीक कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है सर, partner A का with an intention of deceiving a supplier of an office stationery buys a certain stationery on behalf of A, B, C and firm। अच्छा, एक पार्टनर है, उसने फर्म के बिहाफ में स्टेशनरी बाय किया। तो मैंने बोला था कि एक पार्टनर जो है वो अपने क्या बोलते हैं, फर्म के बिहाफ में कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर क्या होता है सर, फर्म का एजेंट होता है, प्रोवाइडेड वो ट्रांजेक्शन क्या है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो स्टेशनरी इज ऑफ यूज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब कोई भी पार्टनर अगर क्या क्या करता है सर, कोई भी पार्टनर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन करता है तो उस केस में फर्म लायबल होता है, फर्म के ऊपर वो ट्रांजेक्शन बाइंडिंग होता है। ए डज नॉट गिव स्टेशनरी टू द फर्म। अच्छा, ये फर्म को स्टेशनरी देता है, इसके बदले में ये क्या करता है सर, इसी स्टेशनरी को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए। अब सप्लायर को पता नहीं था कि इसने प्राइवेट यूज किया है। सप्लायर क्लेम्स द प्राइस फ्रॉम दी फर्म और फर्म पे करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि फर्म को वो स्टेशनरी मिला ही नहीं। तो इस केस में सर वेदर फर्म कंटेंशन इज टेनेबल, मुझे बताओ क्या फर्म यहाँ पर प्राइस पे करने से रिफ्यूज कर सकता है सर? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि हमने यहाँ पर 3-4 कंसेप्ट पढ़ा था सर। सबसे पहले पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है फॉर ऑल दी एक्टिविटीज डन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड हमने पढ़ा था सर इम्प्लाइड ऑथोरिटी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। तो हमने बोला था कि कोई भी एक्टिविटी विच इज डन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस is binding on the firm and such authority is known as implied authority। तो एजेंट भी है, implied authority भी है। थर्ड हमने पढ़ा था सर firm is liable for any wrongful act done by the partner provided such activity is done within the scope of his authority and in the ordinary course of business। मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पार्टनर कर रहा है सर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, तो उस केस में फर्म लायबल होगा। तो हेंस फर्म का कंटेंशन इज नॉट टेनेबल। तो हमें ये 3 पॉइंट लिखने हैं सर, एजेंट वाला पॉइंट, इम्प्लाइड ऑथोरिटी वाला पॉइंट और फर्म लायबल वाला पॉइंट। अब व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी सो परचेस्ड by A was delivered to firm by him and the rest of stationery was used for personal purpose। मुझे बताओ, चाहे तुम पार्ट डिलीवरी करो, पार्ट डिलीवरी ना करो, उससे कोई फर्क पड़ता है सर? आंसर इज नो। माय आंसर विल रिमेन सेम। इसमें तुम ये 3 पॉइंट लिखोगे। अब इसमें तुम चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो जो हमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद होगा, मिस एप्लीकेशन। अगर कोई भी पार्टनर जिसको विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी अगर उसे कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करता है और वो उसे क्या करता है, मिस अप्लाई कर देता है, तो भी उस केस में फर्म लायबल होता है। या फिर अगर फर्म के कस्टडी में आता है उसके बाद वो मिस अप्लाई करता है, तो उस केस में भी फर्म लायबल होता है। ये हमने पढ़ा था, याद है? और अगर तुम्हें अगर याद नहीं है तो हम एक बार के लिए अगर मैं तुमको नोट दिखा दूं, ये देखो, अगर मिस एप्लीकेशन, वो पॉइंट क्या था सर, मिस एप्लीकेशन। ये देखो कहाँ गया सर, कहाँ गया मिस एप्लीकेशन? हाँ ये रहा, देखो वेर अ पार्टनर एक्ट्स। देखो मैंने बोला था ना, कोई भी पार्टनर विद इन द अथॉरिटी अगर वो मनी रिसीव कर रहा है या प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है और उसने फर्म के मनी को मिस अप्लाई कर दिया है, या फिर फर्म के कस्टडी में आता है प्रॉपर्टी और उसके बाद वो मिस अप्लाई करता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, दोनों का आंसर और दोनों का कंक्लूजन सेम ही होगा, फर्म लायबल होगा। मतलब जो मैंने तुम्हें वही बोला कि अगर कोई प्रॉपर्टी, फर्म का प्रॉपर्टी या फर्म का क्या बोलते हैं एसेट्स को अगर कोई क्या बोलते हैं पार्टनर ने मिस अप्लाई किया है, मिस यूज किया है, तो उस केस में याद रखना फर्म लायबल होगा, प्रोवाइडेड जो भी उसने मिस अप्लाई किया वो विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी होना चाहिए। तो इस केस में स्टेशनरी बाय करना विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी था, तो उस केस में आंसर विल रिमेन सेम। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्ट ऑफ अ पार्टनर
मैंने बोला था ना, एक्ट ऑफ पार्टनर टू कैरी एन ऑर्डिनरी बिजनेस बाइंड्स द फर्म प्रोवाइडेड डन इन द नेम ऑफ द फर्म, इसे कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। पार्टनर इज एन एजेंट एंड दस एक्ट डन बाय एन एजेंट, मतलब एक्ट डन बाय द पार्टनर क्या इज बाइंडिंग ऑन द फर्म, इट्स एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप एंड दस इट विल बाइंड ऑल द पार्टनर्स, या फिर लिख सकते हो बाइंड द फर्म प्रोवाइडेड विद इन द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए। उसके बाद फर्म का कंटेंशन नॉट टेनेबल, इन द गिवन केस फर्म लायबल होगा बिकॉज पार्टनर हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंडिंग ऑन द फर्म, आंसर विल रिमेन सेम। बट हाउ, हाँ अब देखो नॉर्मली आंसर तो रिमेन सेम, हाँ बट अगर फर्म चाहे, सर फर्म चाहे तो पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, क्यों? क्योंकि उसने नेग्लेक्ट किया है, नेग्लेक्ट। और तुम्हें अगर याद है कि पार्टनर लायबल होता है टुवर्ड्स फर्म फॉर एनी नेग्लिजेंस, फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, ठीक है, तो वो एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद पार्टनर एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो हमने बोला था कि पार्टनर जो है सर, वो फर्म, वो पार्टनर जो है वो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। कैसे? जब वो खुद के लिए काम करता है तो प्रिंसिपल, दूसरे के लिए काम करता है तो एजेंट। डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनर एंड अ मियर एजेंट क्या है कि पार्टनर का इंटरेस्ट होता है बिजनेस, पार्टनरशिप के बिजनेस में, लेकिन एक एजेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी के ऊपर। और हाँ, एंड पार्टनर को सर हम एजेंट मतलब पार्टनर एजेंट कहा जाता है ओनली, मतलब पार्टनर इज एन एजेंट ओनली फॉर द एक्ट्स व्हिच आर डन in the for the purpose of business या in the ordinary course of business। तो partner is an agent only for the acts done in the ordinary course of business, उसके अलावा वो एजेंट नहीं है, ठीक है। राम एंड को, a firm consists of 3 partners A B C having 1/3 share in each in a firm। तो 3 पार्टनर्स है, एक तिहाई उनका शेयर है। अकॉर्डिंग टू A and B एक्टिविटीज ऑफ C are not in the interest of partnership। देखो अब ए एंड बी को लगता है कि सी का जो एक्टिविटीज है वो फर्म के इंटरेस्ट में नहीं है, और वो सी को सर हकालना या निकालना या बाहर करना चाहते। एडवाइस ए एंड बी वेदर दे कैन डू सो और नॉट। तो मुझे बताओ क्या ए एंड बी पार्टनर सी को निकाल सकते हैं? तो सर हमने पढ़ा था वहां पर कंडीशंस क्या है कि एक्सपल्शन जो भी होगा वो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेजोरिटी होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ कैसे पता चलेगा सर? टेस्ट ऑफ गुड फेथ के लिए 3 कंडीशंस हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, मतलब जो तुम जिस पार्टनर को निकाल रहे हो वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए सर। उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें कि जो पार्टनर्स है सर वो क्या करेंगे, हाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसका बात सुनेंगे और उसको एक नोटिस दिया जाएगा निकालने के पहले। तो ये 3 पॉइंट्स तुमको याद रखना है। उसके अलावा सर अगर हम ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो उस केस में एक्सपल्शन को हम क्या मानेंगे, नल एंड वॉइड। तो इस केस में सर क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ लिख दिया है कि एक्टिविटीज ऑफ सी आर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो क्योंकि पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में नहीं है तो उस केस में हम सी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनर में भी एक्सपेल्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब यहाँ पर हम क्योंकि इंटरेस्ट में तो निकाल सकते हैं, हाँ अज्यूमिंग अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो वहीं पर लिखा हुआ पार्टनर में भी एक्सपेल्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि वो गुड फेथ में होना चाहिए, एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेम पॉइंट फिर से लिखा है कि एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए और गुड फेथ। देखो ये वाला पॉइंट ये पैरा में लिखा हुआ है, ये पॉइंट में लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ कि एक्सप्रेशन मस्ट बी बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सब्जेक्ट कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट है, गुड फेथ में। अब सर टेस्ट ऑफ गुड फेथ क्या होता है? एक्सपल्शन पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, मतलब जो भी उसको निकाल रहे हो, नोटिस मस्ट बी सर्व्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना। और अगर ये कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो एक्सपल्शन को क्या मानेंगे? एक्सपल्शन को हम मानेंगे नल एंड वॉइड एंड इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप एंड उसे हम मानेंगे नल एंड वॉइड। इस केस में हम ये मान के चलेंगे कि क्योंकि वो फर्म के इंटरेस्ट में था तो इसलिए हम मान के चलेंगे तुम इसको एक्सपेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड प्रोसेस हैव बीन फॉलोड। जो प्रोसेस ऊपर में लिखा हुआ है, जो कंडीशंस ऊपर में लिखा हुआ है वो प्रोसेस और कंडीशंस फॉलो हुआ है, तो इस केस में मान के चलेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, वैलिड है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में था, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर क्या क्या तरीका है जिससे हम अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हमने बोला था सर कोई भी पार्टनर का जो शेयर होता है फर्म में वो ट्रांसफरेबल है, तुम उसे ट्रांसफर कर सकते हो चाहे बाय वे ऑफ सेल हो, मॉर्गेज हो, जैसे भी हो, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था क्योंकि पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ए फिड्यूसरी रिलेशन, तो वो जो जिसको तुम ट्रांसफर कर रहे हो वो पार्टनर तो नहीं बन सकता, मतलब उसके पास वो सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस तो नहीं आएंगे, बट ही कैन बी अ ट्रांसफरी, तो इसलिए हम उसको ट्रांसफरी बोलते हैं, हम उसे पार्टनर नहीं बोलते, हम उसे पार्टनर नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी। समझ में आया? तो और सर क्या क्या राइट्स उसके पास नहीं रहेंगे? तो हमने बोला था कि वो बिजनेस, मतलब इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंडक्ट
ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट या कंडक्ट नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता बिजनेस में। सेकंड सर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता और कॉपी वगैरह नहीं ले सकता, ठीक है। कैन नॉट एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं इंस्पेक्ट कर सकता, बट हाँ उसका राइट्स क्या है सर, उसको वो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलता जाएगा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफरर को मिलता था। हाँ लेकिन वो सर उस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को चैलेंज नहीं कर सकता, उसे वो एक प्रॉफिट्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट्स मिला है चुपचाप ले लो, तुम ज्यादा तू तड़ाक नहीं कर सकते, ठीक है। और पार्टनरशिप में उसके ये 3 राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि एक तो वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग नहीं सकता और इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। हाँ उसके बाद फिर हमने एक बोला था कि जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, या मान लो जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है जब वो रिटायर होता है, या तो वो रिटायर होगा या फर्म का डिसोल्यूशन होगा, तो उस ट्रांसफरी को जो ट्रांसफरर है ना, जितना उसका शेयर था, जितना ट्रांसफरर का शेयर था उस फर्म में, उतना शेयर किसको मिल जाएगा, ट्रांसफरी को मिल जाएगा। ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल्ड, क्या क्या मिलेगा, जो शेयर था इन द फर्म ट्रांसफरिंग पार्टनर का, वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। एंड वो उस समय देखो जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है या उसका रिटायरमेंट होता है, उस समय वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस समय वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द शेयर। देखो सिंपल है, ट्रांसफरी के बहुत जो राइट्स है वो, मतलब एक नॉर्मल पार्टनर के पास जो राइट्स होते हैं ना, वो राइट्स ट्रांसफरी के पास तो नहीं होते। लेकिन हाँ जब वो पार्टनर रिटायर करता है या फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, तो उसको ना जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, जो ट्रांसफरर है, उसके जो शेयर ऑफ एसेट्स है वो उसको मिल जाएंगे, चाहे वो कितने भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी हो, एक्स अमाउंट जो भी हो, वो शेयर ऑफ एसेट्स किसको मिल जाएंगे, ट्रांसफरी को मिल जाएंगे। और जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस दिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कि जो शेयर है वो करेक्ट है या नहीं, है ना। और फिर हमने बोला था कि कोई भी पार्टनर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो वो दूसरे पार्टनर को, मतलब कोई भी पार्टनर अगर वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो दूसरे पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टनर्स अग्री। तो पार्टनर कैन नॉट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक बार को, अ पार्टनर कैन नॉट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मेक अदर पर्सन अ पार्टनर अनलेस अदर पार्टनर्स अग्री टू एक्सेप्ट सच पर्सन एज अ पार्टनर। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर by way of transfer of his share cannot make other person as a partner unless other partners agree that such person can become a partner। कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, जब भी तुम अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो पर्सन ट्रांसफरी तो बन सकता है, लेकिन वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता unless and until the other partners agree, unless and until the other partners agree, ठीक है। तो thus a partner is not debarred from transferring his interest। तो ये पॉइंट्स है, ये ऑलरेडी हमने नोट्स में लिखा था, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहले तो लिखना कि भाई जो शेयर है वो ट्रांसफरेबल है, क्योंकि पार्टनरशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, तो इसीलिए क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो उसके पास कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होते। क्या क्या राइट्स नहीं होते ट्रांसफरी के पास, वो लिखना है। प्रॉफिट्स एक्सेप्ट करेगा, चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डिसोल्यूशन के वक्त वो अपना एसेट्स जो ट्रांसफरिंग पार्टनर का वो ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकता है। और लास्ट में लिखना कि जो ट्रांसफरी जब अपना शेयर ट्रांसफर करेगा, तो वो पर्सन पार्टनर नहीं बनेगा जब तक सारे के सारे पार्टनर्स अग्री ना कर जाए, जब तक सारे के सारे पार्टनर्स अग्री ना कर जाए। उसके बाद सर वेदर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये तो सर हमने बार बार पढ़ा था, ये तो हमने बार बार पढ़ा था कि माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, मतलब कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, लेकिन वो चाहे तो एडमिट हो सकता है टू द बेनिफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सब माइनर के राइट्स हमने बार बार बोलते हैं कि माइनर जो है उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, उसका राइट है टू क्या टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस, कॉपी और इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके अलावा वो चाहे तो दूसरे पार्टनर्स को स्यू कर सकता है एट द टाइम ऑफ लिविंग, हाँ स्यू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर एट द टाइम ऑफ लिविंग द फर्म, मतलब जो वो फर्म छोड़ के जा रहा है उस समय वो पार्टनर्स को स्यू कर सकता है। और जब वो माइनर मेजर बन जाता है तो ऑन बिकम मेजोरिटी उसको डिसाइड करना पड़ता है सर कि उसे पार्टनर बनना है या नहीं बनना है विद इन 6 मंथ। तो वो क्या करेगा सर, डिसाइड करेगा, क्या करेगा, डिसाइड करेगा 6 महीने के अंदर कि उसे पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अगर वो डिसाइड करता है उसे पार्टनर बनना है तो उस केस में फिर उसको वही प्रॉफिट कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर वो डिसाइड करता है पार्टनर नहीं बनना तो उस केस में उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल, मतलब हमने पढ़ लिया था रिवीजन में, लेकिन हाँ आगे क्वेश्चंस और भी है इसके ऊपर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स है, ये आई थिंक मैंने तुम्हें रिवीजन में बताया था। दे वर कैरिंग बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। सर 2 पार्टनर्स के जो वाइफ है उनके बीच में क्या हो जाता है सर, लड़ाई, एकदम घमासान हो जाता है, एकदम माहौल बन जाता है पूरा, ठीक है, ऑन देयर पर्सनल इश्यू। एंड एक्स की जो वाइफ है
was hurt badly, मतलब समझ लो दो बीवियां लड़ रही है, एक्स और वाई की दो बीवियां दोनों लड़ रही है, और उसमें से एक्स की जो वाइफ है वो घायल हो जाती है। अब एक्स जो है उसको आता है गुस्सा, उसको आता है गुस्सा, और उसने कन्विंस कर लिया दूसरे पार्टनर को टू एक्सपेल वाई, मतलब एक पार्टनर को उन्होंने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस पार्टनर के बीवी का झगड़ा हो गया दूसरे पार्टनर के बीवी के साथ, तो इसीलिए एक पार्टनर को उन्होंने निकाल दिया। वाई वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस। वाह 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 सर, कंसिडरिंग द प्रोविजन, बताओ क्या तुम एक्सपेल कर सकते हो? एंड ओब्वियसली सर यहाँ पर एक्सपेल्शन वैलिड नहीं माना जाएगा, नल एंड वर्ड। और टेस्ट ऑफ गुड फेथ क्या है? 3। जो भी तुम एक्सपेल्शन होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होगा, नोटिस सर्व किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है सर, वही सब पॉइंट्स है। Power of expulsion must be there in the contract, exercised by majority in good faith. और good faith का क्या था सर? Expulsion is in the interest of partner, notice must be served, opportunity of being heard shall be given. Facts of the case बहुत ही सिंपल है, वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था। एंड कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है कि सिंस द टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। तो मैंने बोला था एक्सपल्शन अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो एक्सपल्शन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब है ना बच्चों, आई थिंक तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने वही जो रिवीजन किया उसी के ऊपर क्वेश्चंस है, कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन ही नहीं है सर, है ना। तो अगर तुमने सेल्फ स्टडी किया तो तुम्हारे लिए इजी रहने वाला है बहुत ज्यादा, और नहीं तो अगर तुमने मेरा लेक्चर भी देख लिया है तो भी तुम्हारे लिए बहुत इजी रहने वाला है। एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड एज सीनियर पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर्स हैं। दे वर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। ओहो सर, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन कंट्रीज को वो लोग क्या बोलते हैं, कारपेट बेच रहे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 25 अक्टूबर अगस्त को 25 अगस्त को क्या हुआ, उन्होंने इंडक्ट किया मिस्टर जी को। जी कौन है सर? एक एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एज दर पार्टनर। अच्छा, उन्होंने एक एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस किया एज दर पार्टनर 25 अगस्त में। तो अभी 3 पार्टनर थे, अब 4 पार्टनर हो गए, ठीक है। ऑन 10 जनवरी 2020 मिस्टर जी जो नया पार्टनर था, he was blamed for unauthorized activities and thus he was expelled by united approval of rest of the partners। हमें मेजॉरिटी चाहिए था, यहाँ यूनाइटेड अप्रूवल है, मतलब यूनानिमस अप्रूवल है। एंड उसे क्यों निकाला? क्योंकि he was blamed for unauthorized activities। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर? एक्शन ऑफ द पार्टनर वाज जस्टिफाइड। हम लिखेंगे एक्शन ऑफ द पार्टनर जस्टिफाइड है, लेकिन प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशंस है वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें ऊपर में बता दिया, वही सेम कंडीशंस, ठीक है। और ऊपर से फिर क्या लिखा? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच शैल बी केप्ट इन माइंड बिफोर एक्सपेलिंग अ पार्टनर। तो क्या क्या फैक्टर्स है सर? वही कि टेस्ट क्या बोलते हैं, फैक्टर्स क्या क्या थे सर? 3 फैक्टर्स थे। एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देखो पार्टनर एक्सपेल होगा बाय मेजॉरिटी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन वगैरह जो मैंने ऑलरेडी गुड फेथ और लिखा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और ये है टेस्ट ऑफ गुड फेथ। फिर उन्होंने लिखा है एक्शन ऑफ द पार्टनर्स, जो एक्शन ऑफ द पार्टनर्स टू एक्सपेल वाज जस्टिफाइड, मतलब जो भी पार्टनर्स का एक्शन है उसे हम निकालेंगे, वो एक्सपेल्ड है बिकॉज ही वाज एक्सपेल्ड बिकॉज इट वाज इन द इंटरेस्ट। हाँ देखो, इट वाज एक्सपेल्ड बाय यूनाइटेड अप्रूवल एंड एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। प्रोवाइडेड, हाँ प्रोवाइडेड नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज गिवन, मतलब हम मान के चलेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे नोटिस दिया हुआ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए, तो इस केस में ये एक्शन क्या है? जस्टिफाइड है। अब बच्चों क्या आता है, देखो द फॉलोइंग आर द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है, वही जो मैंने तुम्हें बोला था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी और गुड फेथ। देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस और आंसर्स आर गेटिंग रिपीटेड इन, बस उन्होंने क्या किया है, नाम और थोड़ा सा स्टोरी चेंज कर दिया, बाकी सबका क्वेश्चंस और आंसर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू 20% ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ए को कितना मिलने वाला है? 20% प्रॉपर्टी का और प्रॉफिट्स का 20%। ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड डाइज आफ्टर 15 डेज। अच्छा, ए जो है वो क्या होता है सर? फर्म से रिटायर करता है और वो मर जाता है आफ्टर 15 डेज, ठीक है। बी एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स। एक्सप्लेन द राइट ऑफ ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने बोला था कोई भी पर्सन हु मतलब सीजेस टू पार्टनर और डाइज, ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्टनर जो है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो उस केस में
जो रिटायरिंग पार्टनर है या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास राइट रहेगा। सर क्या राइट रहेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू द पार्टनर from the date when he ceases to be a partner, or 6% interest at the rate of 6% on his share in the firm, in the property of the partnership firm। तो वो राइट्स है, वही राइट्स इन्होंने यहाँ पर लिखा है। देखो क्या है, देखो वेर पार्टनर डाइस और सीजर्स टू बी अ पार्टनर, या तो वो डाई सीजर्स मतलब सर रिटायरमेंट या एक्सपल्शन, रिटायरमेंट या एक्सपल्शन। तो उस केस में एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा सर? एंटाइटल्ड to such share of profit attributable to him after he ceases to be a partner or interest at the rate of 6% on his share in the property। तो उस केस में सर इसमें यहाँ पर इसको कितना मिलने वाला है? 20% मिलेगा प्रॉफिट्स का फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ, और 6% का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वही चीज इन्होंने लिखा है। उसके पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ऑप्शन, ठीक है, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ऑप्शन है, उनके पास राइट है कि वो चाहे तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो हायर अमाउंट होगा वही तुम एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मास्टर एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मास्टर एक्स को तुमने इंट्रोड्यूस किया टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एबीसी को विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब बेसिकली ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी 6 months हैव बीन elapsed। देखो हमने पढ़ा था अगर तुम 6 months elapsed हो गया और तुम नोटिस नहीं बनते तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा? यू विल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर, तुम्हें मान लिया जाएगा कि तुम पार्टनर हो, ठीक है। एंड फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस। लेटर ऑन मिस्टर एल, अ सप्लायर ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल का सप्लायर है टू एबीसी एंड को, और उसने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट एबीसी एंड को फॉर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर क्या एक्स लायबल होगा? तो हमने बोला था अगर तुम नोटिस नहीं दे पाते विद इन 6 months तो उस केस में डीम टू बी अ पार्टनर, एंड उस केस में तुम्हारा ऑब्लिगेशंस कहां से स्टार्ट होगा सर? फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो उस केस में वो लायबल होने वाला है टुवर्ड्स एक्स। कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम एक्स? आंसर इज यस, ही कैन रिकवर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, a minor at any time with, देखो मैंने बोला था विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, या फिर जब उसको पता चलता है, तो या तो 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑब्टेनिंग नॉलेज ही वाज एडमिटेड, व्हिचएवर इज लेटर। उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वेदर वो पार्टनर बनना चाहता है नहीं बनना चाहता। अगर उसने नोटिस नहीं दिया, मतलब मैंने बोला था विद इन 6 months तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है, अगर तुमने 6 months के अंदर अंदर नोटिस नहीं दिया या तुमने डिसाइड नहीं किया तो फिर यह मान लिया जाएगा यू आर अ पार्टनर। और अगर तुम पार्टनर बन जाते हो, देखो, और अगर तुम पार्टनर बन जाते हो तो फिर उस केस में क्या है? यू विल बी पर्सनली लायबल, यू आर पर्सनल लायबल टू थर्ड पार्टीज, मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड बट हाँ, तुम्हारा जो शेयर इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा, जो जब तुम माइनर थे वो कंटिन्यू, मतलब जो तुम्हारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कंटिन्यू होगा, वो सेम चलता रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? एक्स ने क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो डीम टू बी अ पार्टनर, thus he will be personally liable to L। एंड क्योंकि एक्स पार्टनर है तो उस केस में एल अपना डेट रिकवर कर सकता है फ्रॉम हिम, मतलब फ्रॉम पार्टनर, इन द सेम मैनर एज ही कैन रिकवर फ्रॉम अदर पार्टनर। मतलब वो सिंपल है, वो मास्टर एक्स से अपना डेट रिकवर कर सकता है बिकॉज इज अ पार्टनर। वो नोटिस नहीं दे पाया तो डीम टू बी अ पार्टनर, ठीक है। क्योंकि 6 months के अंदर अंदर तुम्हें नोटिस देना पड़ता है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है, तुमने अगर डिसाइड नहीं किया तो डीम टू बी अ पार्टनर, यू विल बी पर्सनली लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मिस्टर ए ट्रांसफरर, अब उसने क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी को। सर मिस्टर बी को कुछ कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है जो मिस्टर ए को थे, तो मुझे बताओ ऐसा कौन से राइट्स एंड प्रिविलेजेस उसके पास नहीं है? तो ये तो हमने ऑलरेडी सर डिस्कस है। देखो सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन आर गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, है ना। तो बहुत सिंपल है, कर लोगे तुम ये। क्वेश्चन 11 अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे सर। सोहन, रोहन एंड जय वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म डीलर है एक ऑफिस फर्नीचर में। सर फर्म डील करता है किसमें? ऑफिस के फर्नीचर में। रेगुलर डीलिंग्स है एक सप्लायर के साथ फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर। 3 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर का मृत्यु हो जाता है सर रोड एक्सीडेंट में, और फर्म ने ऑर्डर किया था, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना टाइमलाइन। फर्म ने ऑर्डर किया था टू सप्लाई फर्नीचर ऑन 25 में। फर्म ने कब ऑर्डर किया सर? 25 मई को। तो हम क्या करते हैं सर, एक बार टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए क्या रहे सर? इजी रहे, इजी रहे, ठीक है। हाँ सर, आप सर आप
सर आप टाइमलाइन बना दीजिए, क्योंकि हम टैलेंटेड तो है सर, लेकिन फिर भी आप बना लीजिए सर टाइमलाइन, है ना, क्योंकि हमारे लिए भी इजी रहेगा सर। तो सर यहाँ पर क्या हुआ है, मान लो यहाँ पर सर 25 तारीख को फर्नीचर ऑर्डर हुआ। कब हुआ है सर, 25 मई को, ठीक है। 25 मई को तुमने फर्नीचर ऑर्डर किया, ठीक है। जब जे कौन था, जे जिंदा था, जे वॉज अलाइव, ठीक है। नाउ सोहन एंड रोहन कंटिन्यू बिजनेस इन द फर्म नेम आफ्टर द डेथ, मतलब जय का डेथ हो गया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू किया। फर्म ने कोई भी तरीके का नोटिस नहीं दिया अबाउट जय का डेथ टू पब्लिक और पर्सन। तो हमने पढ़ा था सर, अगर कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस केस में नोटिस देने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 3 पार्टनर्स के केस में, स्लीपिंग पार्टनर, डिसिस्ड पार्टनर और सर तुम्हारा क्या बोलते हैं ये इंसॉल्वेंट पार्टनर, ये 3 केस में हमें नोटिस देने का जरूरत नहीं है। और हमने और उस केस में उनका लाइबिलिटी भी खत्म हो जाता है आफ्टर डेथ या आफ्टर इंसॉल्वेंसी, उनका ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही वो पार्टनरशिप से हटे उनका लाइबिलिटी खत्म। अब एबी एंड को ने फर्नीचर डिलीवर किया था फर्म को ऑन 25 जुलाई। कब डिलीवर किया था सर, 25 जुलाई को डिलीवर किया था, 25 जुलाई, ठीक है। यहाँ पर फर्नीचर हुआ है डिलीवर, फर्नीचर क्या हुआ है सर, डिलीवर हुआ है 25 जुलाई को। द फैक्ट अबाउट, अब देखो, द फैक्ट अबाउट जे's death was known to them at the time of delivery of goods। मतलब जब गुड्स का डिलीवरी हुआ था तो उनको पता था कि जय का जो डेथ ऑलरेडी डेथ हो चुका है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये सर, 25 मई में तुमने फर्नीचर ऑर्डर किया, उसके बाद ही जय का डेथ हुआ, मतलब जय का डेथ इसी के बीच में हुआ है सर। जय का डेथ जो है वो इसी के बीच में हुआ है, क्योंकि जय पहले जिंदा था, ही वॉज अलाइव जब ऑर्डर किया था, उसके बाद उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू किया आफ्टर जय का डेथ, और उसके बाद फर्नीचर डिलीवर हुआ है 25 तारीख को, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स फर्म क्या होता है सर, इंसॉल्वेंट एंड दे फेल टू प्राइस पे द प्राइस, ठीक है। तो एबी एंड को जो सप्लायर है उसने केस फाइल कर दिया फर्म के अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। अब मुझे बताओ, फर्म के अगेंस्ट तो केस फाइल किया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बताओ जो जय का जो प्रॉपर्टी है क्या वो लायबल होगा सर फॉर द प्राइस ऑफ द फर्नीचर। तो हमने बच्चों पढ़ा था सर, हमने क्या पढ़ा था सर, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस केस में सर ही इज नॉट लायबल, ही इज नॉट, ये आई थिंक हमने यहाँ करेक्ट यूनिट 2 में तो पढ़ा था सर, कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाता है इज नॉट लायबल फॉर द फ्यूचर एक्ट्स ऑफ द फर्म, वो फर्म के फ्यूचर एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है। सेकेंड हमने पढ़ा था ही इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, वो फर्म के ऑब्लिगेशन से एब्सॉर्ब्ड है। थर्ड हमने पढ़ा था डेथ चाहे तो इट मे और मे नॉट रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी हमने पढ़ा था सर, फर्म डिसॉल्व हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो फ्यूचर एक्ट से लायबल नहीं होता, इज एब्सॉर्ब फ्रॉम ऑब्लिगेशन। एंड सेकंड हमने और एक पॉइंट हमने पढ़ा था, नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस, डेथ के केस में हमें पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था ये 4 पॉइंट्स। तो वही चीज हम यहाँ पर फिर से रिपीट होगा, अब तुम देखते जाना। फर्स्ट, the deceased partner is absolved from the future obligations of the firm, he is absolved from the future obligations of the firm। Second, हमने पढ़ा था not necessary to give notice, not necessary to give any notice to the public। Second हमने पढ़ा था अगर क्या बोलते हैं firm is not dissolved then the state, मतलब जो उसका प्रॉपर्टी is not liable for the acts done after that, मतलब वही है मैंने बोला था, मतलब deceased partner is not liable for any act which is done after his death, not liable for any क्या बोलते हैं acts done by the firm or done by the partner after his death। तो thus in the given case since the delivery was made after, और यहाँ पर फर्नीचर का डिलीवरी कब हुआ, आफ्टर डेथ हुआ। ऑर्डर तुमने पहले किया ठीक है, लेकिन डेथ क्या बोलते हैं डिलीवरी तो बाद में हुआ है, तो इसका मतलब डिलीवरी जब बाद में हुआ है तो इसका मतलब लाइबिलिटी बाद में हुआ है, तो जब लाइबिलिटी बाद में हुआ है तो उस केस में फिर क्वेश्चन ही नहीं आता कि हम लायबल होने वाले, ठीक है। देखो डेथ हुआ है तुम्हारा यहाँ पर, फर्नीचर यहाँ डिलीवर हो, इसका मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी यहाँ से शुरू है, लेकिन तुम तो पहले ही डेथ हो गया, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट लायबल फॉर फ्यूचर एक्ट्स ऑफ द फर्म, यू आर नॉट लायबल फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। तो वही लिखा हुआ है, स्टेट इज नॉट लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। तो दस सूट जो है इट वुड नॉट लाई अगेंस्ट द डिसीज्ड पार्टनर, मतलब सिंपल है, जो तुमने केस फाइल किया वो डिसीज्ड पार्टनर के अगेंस्ट तुम केस फाइल नहीं कर सकते हो। रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी लायबल टू पे, रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे, बट उसके जो रिप्रेजेंटेटिव वो पे नहीं करेंगे। ये हमने ऑलरेडी बढ़ा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव आल्सो नॉट, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, लेकिन
कितना तक लाइबिलिटी होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी नेटेड, और वही एक्ट से लायबल होंगे विच इज बिफोर डेथ, डेथ के बाद का लाइबिलिटी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अब तुम पार्टनर ही नहीं रहे तो फिर लाइबिलिटी का किस बात का। मोनी एंड टोनी, सर मोनी एंड टोनी वे पार्टनर्स, हाँ क्या बात है सर, मोटो, मोनी का मो और टोनी का टो, सर दे एडमिटेड सोनी, अच्छा वाह, मोनी टोनी एंड सोनी। अब उन्होंने क्या किया सर, ऑल उनका एक ट्रेडिशन है, मतलब उनका रीति रिवाज है, फॉर्म में एक रीति रिवाज चलते हुए आ रहा है कि हर पार्टनर को क्या मिलता है, मंथली रेम्यूनरेशन मिलता है महीने का 20,000, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अग्रीमेंट नहीं था सर, अग्रीमेंट नहीं था लेकिन ट्रेडिशन है, मतलब रीति रिवाज है, कस्टम्स है, बोल सकते हो कस्टम्स या ट्रेडिशन है, ठीक है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सोनी, मोनी एंड टोनी वर कंटिन्यू गेटिंग सैलरी फ्रॉम द फर्म बट नो सैलरी वाज गिवन टू सोनी, मतलब सोनी को कोई सैलरी नहीं मिल रहा, लेकिन मोनी एंड टोनी को सैलरी मिलते जा रहा है, लेकिन सोनी ने रेमुनेशन क्लेम किया, बट पार्टनर्स ने मना कर दिया, बोला कि भाई देखो कोई भी एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट में रेमुनेशन लिखा हुआ नहीं है, तो तुम रेमुनेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ क्या सोनी रेमुनेशन क्लेम कर सकता है? हमने पढ़ा था सर कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो भी तुमको रेमुनेशन मिलेगा वो एज पर दी अग्रीमेंट मिलेगा, अगर हाँ मतलब पार्टनर इज एंटाइटल्ड, मतलब हमने पढ़ा था सर, एक मिनट, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था पार्टनर को रेमुनेशन नहीं मिलता है सर, पार्टनर को रेमुनेशन नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल आइदर एक्सप्रेस अग्रीमेंट होगा या एज पर दी कस्टम्स ऑफ दी बिजनेस होगा, तो वही देखो पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन, बट हाँ बट हमने बोला था हाउएवर एज पर एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट मिल सकता है सर, या फिर एज पर दी कोर्स ऑफ डीलिंग्स या फिर कस्टम्स ऑफ द ट्रेड, है ना। तो 10 पार्टनर्स कैन क्लेम रेमुनरेशन, वो अपना रेमुनरेशन क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सच रेमुनरेशन इज पेएबल अंडर कंटिन्यूड यूसेज। तो 10 व्हेनेवर इट इज कस्टमरी, मतलब जब वो फर्म के लिए कस्टमरी है टू पे रेमुनरेशन, तो उस केस में तुम रेमुनरेशन क्लेम कर सकते हो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। तो हमने वही बोला था नॉर्मली पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन फॉर क्या बोलते हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, हाउएवर they are entitled to remuneration by way of an express agreement or as per the course of the dealings, मतलब as per the customs or as per the continued usage of the firm, ठीक है। तो इन द गिवन केस द पार्टनर्स आर ऑलरेडी गेटिंग रेगुलरली, उनको रेगुलर रेमुनेशन मिल रहा है 10, है ना, तो 10 इट इज कस्टमरी इन नेचर और एज पर द कोर्स ऑफ द डीलिंग्स, तो 10 सोनी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट रेमुनेशन, तो सोनी को रेमुनेशन मिलने वाला है क्योंकि पार्टनर्स को मंथली रेमुनेशन ऑन रेगुलर बेसिस मिलते जा रहा है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट पर्सनल प्रॉफिट के ऊपर देखो क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स। अब बी क्या है, एक होलसेल डीलर भी है, अच्छा बी पार्टनर भी है और वो एक होलसेल डीलर भी है आयरन बार्स का, जिसका काम क्या था सर, who was interested with the work of selection of iron bars after examining quality, मतलब वो बेसिकली बी क्या है, एक होलसेलर भी है और बी एज अ पार्टनर उसका काम था आयरन बार्स को सिलेक्ट करना और क्वालिटी एग्जामिन करना। तो एज अ होलसेलर, क्योंकि वो होलसेलर था तो ही वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सिलेक्शन, ठीक है सर। एज अ होलसेलर बी इज अवेयर, क्योंकि वो होलसेलर तो ही इज अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशंस आल्सो, उसे मार्केट कंडीशंस के बारे में भी पता है सर। और करंट मार्केट प्राइस कितने है सर, 350 रुपए पर केजी, करंट मार्केट प्राइस कितना है, 350 रुपए पर केजी। अब बी ने क्या किया है, ऑलरेडी 1000 केजी बाई कर लिया है, क्योंकि बी को पता है, वो ऑलरेडी होलसेलर है, बी को पता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसने क्या किया 350 रुपए करके 1000 केजी बाई कर लिया बिफोर द प्राइस हाइक इन द मार्केट फॉर ₹200 पर केजी। मतलब करंट, मतलब देखो करंट मार्केट प्राइस कितना है तुम्हारा 350 पर केजी, और बी के पास ऑलरेडी 1000 केजी था आयरन बार्स का, ठीक है, बिफोर प्राइस हाइक इन मार्केट। अच्छा ओके ओके समझा, एक मिनट रुको, कहने का मतलब ये है सर, एक मिनट रुको, इसको हम थोड़ा सा वो रिमूव करते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरा बात। बी के पास 1000 केजीज ऑफ आयरन बार्स था इन स्टॉक, जो उसने परचेज किया था फॉर 200 रुपी पर केजी, और मतलब उस इन्वेंट्री का करंट मार्केट प्राइस है 350 रुपी पर केजी। तो 1000 केजी उसने ऑलरेडी खरीद के रखा था 200 रुपए पे, और अभी उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 350, और उसने क्या किया, इसी आयरन बार को सप्लाई कर दिया फर्म को विदाउट फर्म रियलाइजिंग द परचेज कॉस्ट। Is B liable to pay to the firm the extra money which he has made, or does not have to inform as it is own business and he has not taken any amount more than current market price? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बी पे करेगा एक्स्ट्रा अमाउंट या बी पे नहीं करेगा, क्योंकि बी का अपना खुद का बिजनेस है तो बी बेच सकता है मार्केट प्राइस में। तो हमने पढ़ा था सर, अगर कोई भी पर्सन
पार्टनर ट्रांजेक्शन कर रहा है आइदर इन द नेम ऑफ फर्म या विद द फर्म या प्रॉपर्टी यूज करके अगर कोई फर्म का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उस केस में उसे वो प्रॉफिट्स जितना उसने अर्न किया वो पे बैक करना पड़ता है। या फिर अगर मान लो वो सिमिलर बिजनेस कर रहा है, कोई सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस, तो उस केस में भी उसे वो प्रॉफिट्स वापस पे बैक करना पड़ता है। समझ में आया? ये हमने पढ़ा था सर कहाँ पर, ये हमने पढ़ा था पर्सनल प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है वहां पर हमने इसको क्लियर किया था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ आयरन बार तुमने बेचा है, मार्केट रेट ये है, तुमने उसे खरीदा था 200 रुपए में, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 150 रुपीज जो है ये तुम्हें वापस पे बैक करना पड़ता है टू द फर्म। ठीक है, तो सेम पॉइंट से ये देखो, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट, मतलब इफ ही अर्न्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और यूजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और विद द नेम ऑफ द फर्म, तो वो प्रॉफिट तुम्हें वापस पे बैक करना पड़ता है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है सर। सर हमें तो क्वेश्चंस पता नहीं सर इतने सिंपल क्यों लग रहे। नो वरीज नो वरीज, और भी सिंपल लगेंगे, अभी देखते जाओ आगे। श्याम, मोहन एंड केशव वेर पार्टनर्स इन नंदलाल गोकुल वाले एंड को। सर 3 पार्टनर्स है, एक इन्होंने फर्म का नाम बनाया, अजीब नाम है, छोड़ दो, नाम याद नहीं रखना। दे म्यूचुअली डिसाइडेड, अब उन्होंने म्यूचुअली क्या डिसाइड किया देखो, श्याम विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द गुड्स, मोहन परचेज करेगा और केशव जो है वो अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट देखेगा। मतलब सर ये जो क्वेश्चन है सिमिलर है जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर तुम्हें याद है विराट धोनी और कोहली भाई, याद है विराट धोनी और कोहली भाई। तो श्याम जो है वो सामान बेचेगा, मोहन सामान खरीदेगा और केशव जो है वो अपना अकाउंटिंग संभालेगा। मतलब केशव हमारे जैसे सर अकाउंटिंग संभालता है वो। नो वन विल इंटरफेयर इन अदर डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। वंस, अब देखो अब क्या हुआ, जब श्याम एंड केशव आउट ऑफ टाउन थे, मतलब वो कहीं बाहर गए थे, कोई घूमने घूमने गए होंगे कहीं सर बाहर, थाईलैंड वगैरह, तो मोहन गॉट इंफॉर्मेशन, मोहन को इंफॉर्मेशन मिला दैट द प्राइस ऑफ गुड्स इज गोइंग डाउन शार्पली ड्यू टू अ गवर्नमेंट पॉलिसी विच वुड रिजल्ट इन हैवी लॉस टू द फर्म इफ द गुड्स आर नॉट सोल्ड। अगर सामान नहीं बेचा तो लॉस होगा, ये मोहन को खबर मिला। और मोहन एक्चुअल में कौन है सर? क्या मोहन सामान बेच सकता है? आंसर इज नो, मोहन तो सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सामान बेचना पड़ेगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी आया है जिसके कारण नुकसान हो सकता है। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट श्याम हु हैज द अथॉरिटी टू सेल, लेकिन पॉसिबल नहीं था वो, मतलब ही वाज नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट हिम। तो उस केस में क्या हुआ, उसने सारा का सारा सामान बेच डाला एट अ रिड्यूस्ड प्राइस ताकि वो फर्म को बचा सके फ्रॉम द लॉस। अब मुझे बताओ, क्या श्याम एंड केशव ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, वो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड द लॉस, मतलब वो बोला कि ये लॉस हम बियर नहीं करेंगे, ये लॉस तू ही बियर कर, क्योंकि श्याम के पास ऑथोरिटी था टू सेल द गुड्स। तो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर तुम्हें याद है तो मैंने बोला था यहाँ पर हमने 2 जगह समझा था कि नॉर्मली एक पार्टनर के पास ऑथोरिटी होता है टू, क्या बोलते हैं सर, ऑलवेज पार्टनर के पास ऑथोरिटी होता है टू डू एनी ट्रांजेक्शन टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम अ लॉस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में वो सब कुछ करेगा जो इवन दो इज नॉट ऑथराइज्ड टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू। और उसके लिए हमने पढ़ा था कि फर्म लायबल होता है सर 2 केसेस में, फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय द पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब फर्म जो है वो पार्टनर को इंडेमनिफाई करता है फॉर ऑल द एक्सपेंडिचर या फॉर ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द पार्टनर, एंड सेकंड फॉर ऑल द लायबिलिटीज इनकर्ड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ सर देखो। अच्छा पहले तो इन्होंने लिखा है सर पार्टनर्स का जो अथॉरिटी, हाँ जो हमने तो याद है हमने बोला था इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मे बी एक्सटेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय द, क्या बोलते हैं, बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। फिर वो रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव माना जाएगा, मतलब सच रेस्ट्रिक्शन व्हिच इज इंपोज्ड ऑन अ पार्टनर शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता हो या फिर उसे यही नहीं पता कि वो पर्सन पार्टनर है करके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेन पॉइंट तो तुम्हारा ये कि पार्टनर के पास ऑथोरिटी होता है इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू एंड सच एक्ट्स वुड बी बाइंडिंग ऑन द फर्म। ये एक्ट क्या जाएगा, फर्म के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो 10 द सेल विल बाइंड द फर्म, और वो अपना उनको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि उसने जो भी किया वो इन द कोर्स ऑफ इमरजेंसी किया है, तो दस इट इज बाइंडिंग ऑन द फर्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट, ए बी एंड सी क्या है, पार्टनर्स है इन ए बी सी एंड को। फर्म ने डिसाइड किया एक मशीन खरीदने के लिए फ्रॉम एलएमएन एंड को। ठीक है, एक मशीन खरीदने का उन्होंने डिसाइड किया। बिफोर मशीन परचेज हुआ सी का ऑलरेडी डेड हो गया, मतलब सी ऑलरेडी सर डेड मतलब ऊपर चला गया सर। Before purchase of machine. Machine was purchased, but thereafter A and B became insolvent.
and the firm was unable to pay for the machine. तो explain would the state of C liable for the dues of LMN को. मुझे बताओ, 3 पार्टनर्स है, उसमें एक पार्टनर जो C है उसका डेथ हो गया और मशीन तुमने परचेज किया आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो क्या पार्टनर लायबल होगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो. हमने पढ़ा था कि सर स्टेट ऑफ अ पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर फर्म आफ्टर हिज डेथ. ही इज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम द लायबिलिटी, नॉट नेसेसरी टू गिव पब्लिक नोटिस. तो इस केस में क्या होगा सर? स्टेट ऑफ सी इज नॉट लायबल फॉर द ड्यूज ऑफ LMN को. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था. सर फर्म गुडविल का डेफिनेशन, गुडविल हमने बोला था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है, लेकिन गुडविल याद रखना फर्म का प्रॉपर्टी माना जाता है. ये मैंने बोला था, फर्म का प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 3 थिंग्स: एनी एसेट्स which is brought in by the firm, which is any capital which is brought by the partner, plus goodwill. ये 3 चीज याद है ना, assets bought by firm, assets bought by partners and goodwill. ये तीनों फर्म का प्रॉपर्टी है. गुडविल को हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि सर एनी रेपुटेशन, मतलब एनी प्रॉफिट्स, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, मतलब बेसिकली गुडविल का मतलब एनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स. मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. क्लियर हुआ? अब आते हैं हम एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो मैंने बोला था जब पार्टनर, एनी पार्टनर इज इंसॉल्वेंट कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर, he will cease to be a partner. हमने पढ़ा था insolvent, a partner on insolvency cannot continue as a partner, and he will cease to be a partner from the date of order of adjudication, not liable for the acts of the firm after insolvency, no need to give public notice. And अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म चाहे तो डिसॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड फर्म भी लायबल नहीं होगा फॉर द एक्ट ऑफ, मतलब बोथ. देखो, insolvent partner is not liable for the acts of the firm after insolvency, and same firm is not liable for the acts of insolvent partner after his insolvency. ठीक है, आफ्टर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन. तो ये है जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है. आगे चलते हैं. व्हेन कैन अ कंटिन्यूइंग गारंटी बी रिवोक्ड. तो हमने बोला सर कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब अगर कोई भी कंटिन्यूइंग गारंटी तुम किसको देते हो, ये हमने इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था. कोई भी गारंटी हमने दिया, मतलब जो गारंटर है, गारंटर कंटिन्यूइंग गारंटी किसको दिया सर? या तो फर्म को दिया या फिर थर्ड पार्टी को दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म ट्रांजैक्शन. मतलब कहने का मतलब अगर फर्म को दिया मतलब अगर फर्म कौन है सर? क्रेडिटर है या फिर फर्म अगर डेटर है. मतलब अगर हम कंटिन्यूइंग गारंटी देते हैं जहां पर फर्म क्रेडिटर है या डेटर है, तो उस केस में वो कंटिन्यूइंग गारंटी हम मान लेंगे रिवोक्ड है. कब? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. एंड सच चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है सर? डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, एक्सपल्शन और इंसॉल्वेंसी. मतलब सिंपल है सर, कोई भी कंटिन्यूइंग गारंटी देते हो तो इट शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड, इट शैल बी रिवोक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द फर्म, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द फर्म. और चेंज इन द फर्म मतलब या तो डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ, जो भी हमने पढ़ा है वो सब हुआ है. ठीक है, मतलब जिस दिन फर्म में चेंज होता है उस दिन कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाता है अनलेस एंड अनटिल लगी. मतलब कहने का मतलब तुम्हें फिर से गारंटी देना पड़ेगा. याद रखना, तुम्हें फिर से गारंटी देना पड़ता है. ठीक है, फिर से गारंटी देना पड़ता है. स्टेट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ये भी सर हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है. कैसे रिटायर अगर तुम्हें होना है तो या तो तुम क्या बोलते हो, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर हो सकते हो या फिर एज पर एन अग्रीमेंट हो सकते हो. और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो तुम्हें नोटिस देना पड़ता है. ये हमने सर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट उसका हमने क्या पढ़ा था? रिटायरिंग पार्टनर विल कंटिन्यू टू बी लायबल. ये हमने पढ़ा था सर, वो कंटिन्यू होगा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन. है ना, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं होता तो लायबिलिटी रहेगा. But however, retiring partner is not liable to any third party who deals without knowing that is a partner. Notice of retirement या तो पार्टनर खुद भी दे सकता है या कोई और भी दे सकता है. मतलब एनी पार्टनर या तो रिटायरिंग पार्टनर दे दे या कोई दूसरा पार्टनर दे दे, नोटिस कोई भी दे सकता है. और फिर रिटायरिंग पार्टनर क्या होता है? विल बी एब्सॉल्व फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बिफोर. अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है सर? ये वाला पॉइंट अगर तुम्हें याद होगा, नोवेशन वाला पॉइंट, कि नॉर्मली रिटायरिंग पार्टनर क्या होता है? वो लायबल होगा कब तक? मतलब रिटायरिंग पार्टनर जो है सर वो अपने पुराने एक्ट्स के लिए तो लायबल होता है, लेकिन हाँ जब उसने पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद वो लायबल नहीं है. लेकिन जब तक पब्लिक नोटिस दिया तब तक तो लायबल है. लेकिन हाँ अगर वो चाहे तो ही मे नॉट बी लायबल फॉर हिज एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, मतलब बिफोर पब्लिक नोटिस या बिफोर रिटायरमेंट, प्रोवाइडेड रिमेनिंग पार्टनर्स अग्री करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स एंड थर्ड पार्टी अग्री करते हैं बाय वे ऑफ नोवेशन. ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था. मतलब अगर नोवेशन कहने का मतलब अगर क्रेडिटर्स जो थर्ड पार्टी है वो और जो पार्टनर्स है अगर वो लोग मान जाते हैं सर कि इस पार्टनर को हम छोड़ देते हैं, ये पार्टनर लायबल नहीं होगा, तो उस केस में ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी. तो ये हमने पढ़ा था, मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम अ लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पार्टी एंड पार्टनर्स ऑफ अ न्यू फर्म, जिसको हम कहते हैं नोवेशन.
तो एज मतलब नॉर्मली देखो तुम्हारा लाइबिलिटी रहता है जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते, लेकिन उस लाइबिलिटी को भी तुम खत्म कर सकते हो प्रोवाइडेड अगर नोवेशन हुआ। नोवेशन मतलब पार्टनर्स हैव अग्रीड विद द थर्ड पार्टी, ठीक है, पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो उस केस में सच रिटायरिंग पार्टनर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, उस केस में डिस्चार्ज होगा, अदरवाइज नॉर्मली तुम लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता। हाँ, बट बाय वे ऑफ नोवेशन इट इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्या 20 भी अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सर सेम है, ये भी हमने पढ़ा है, वही है वो, ये राम मोहन, ये सनराइज वाला क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम लोग देख लेना क्योंकि मैं अब इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राम लायबल होगा, आंसर इज नो। अगेंस्ट होम क्रिएटर, अब जो यहाँ पर क्रिएटर प्राइस रिकवर नहीं कर सकता, अल्टीमेटली क्रिएटर को क्या करना पड़ेगा, एक पर्सनल सूट फाइल करना पड़ा, तो वही लिखा हुआ है क्रिएटर में हैव टू फाइल अ पर्सनल डिग्री अगेंस्ट सर्वाइविंग पार्टनर्स, तो उसको एक पर्सनल सूट वगैरह फाइल करना पड़ेगा पार्टनर्स के अगेंस्ट, मतलब पार्टनर्स के अगेंस्ट ही वो सूट फाइल कर सकता है, फर्म के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर पाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, एक बार तुम लोग ये पढ़ लेना, सिंपल क्वेश्चन है, डेथ के ऊपर ये, ठीक है। तो ये हुआ सर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब चलते हैं 21 के ऊपर। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग अग्रीमेंट आर वैलिड और नॉट वैलिड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन देखो, एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, an agreement among the partners that no partner shall not carry on any business other than while he is a partner, ये हमने पढ़ा था सर। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये वर्ड, लेकिन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये वैलिड है, एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल ओवरराइड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने पढ़ा था। नॉट विथस्टैंडिंग अ पार्टनर, मतलब नॉट विथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर a partner makes an agreement with other partner, he shall not carry on any business during the course he is a partner, तो ये हमने पढ़ा था, वही लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, any agreement made among the partners, any agreement which is made that he will not carry on any business while he is a partner shall be valid, तो वही हमने पढ़ा था, मतलब any agreement made among the partners such agreement valid माना जाएगा, ठीक है। एनी बिजनेस, याद रखना, सिमिलर बिजनेस भी कैरी नहीं कर सकते, डिफरेंट बिजनेस भी कैरी नहीं कर सकते। अगर तुम आउटगोइंग पार्टनर के साथ कोई अग्रीमेंट कर रहे हो कि ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म इन द नेक्स्ट 3 years, तो ये अग्रीमेंट भी क्या है सर, वैलिड है। ये हमने कहां पढ़ा था सर, ये अगेन हमने पढ़ा था लास्ट में, अगर तुम्हें याद होगा, एनी अग्रीमेंट विच इज मेड बाय द पार्टनर्स विद एन आउटगोइंग पार्टनर्स दैट व्हेन ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ही शैल नॉट कैरी अ बिजनेस विद अ, मतलब सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेगा स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो ये वैलिड होगा प्रोवाइडेड रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला वाला जो अग्रीमेंट है वो होता है अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये वाला जो अग्रीमेंट है ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का अग्रीमेंट विद द रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर का अग्रीमेंट विद द आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट दोनों के केस में अग्रीमेंट, दोनों दोनों में आंसर होगा अग्रीमेंट इज वैलिड, ठीक है। उसके बाद सर पार्टनर्स के राइट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो हमने बोला था पार्टनर सर क्या करेगा, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद सर क्या है, वो अपना क्या बोलते हैं, राइट टू बी हर्ड होगा, उसका ओपिनियन तुमको सुनना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन है तो वो डिसाइड किया जाएगा बाय वे ऑफ मेजॉरिटी, तो वही सब है। राइट टू पार्टिसिपेट, अपना ड्यूटीज परफॉर्म करेगा डिलीजेंटली। उसके बाद राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एंड मस्ट बी कंसल्टेड, हमने पढ़ा था, उसके पास राइट है टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एंड ही मस्ट बी कंसल्टेड। कोई भी डिफरेंसेस होगा तो इट विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, है ना। अगर तुम्हें बिजनेस में चेंज करना है तो तुम पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, ऑल दी पार्टनर्स का कंसेंट, ठीक है। और हर पार्टनर का राइट है टू एक्सेस इंस्पेक्ट एंड कॉपी, और अगर डेथ हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है टू एक्सेस इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये राइट तो कॉमन राइट है, ये तो रहता ही रहता है। अब चलते सर क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बच्चों, बहुत ही अगेन अगेन गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए बी ऑपरेट एज अ टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस का, बिजनेस इनका टेक्सटाइल मर्चेंट का मतलब बेसिकली कपड़ों का बिजनेस है। ए क्या करता है, बिजनेस को फाइनेंस करता है, स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब बेसिकली ए क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है और वो स्लीपिंग पार्टनर है। इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी अक्वायर करता है, मतलब बी जो है वो गुड्स खरीदता है बिलोंगिंग टू सी, मतलब बी ने गुड्स परचेस किया होगा फ्रॉम सी, ठीक है। हाउएवर बी इज अवेयर दैट दिस गुड्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी, बी को पता था सामान क्या है, चोरी का सामान है, लेकिन फिर भी उसने खरीदा। डिस्पाइट दिस नॉलेज बी प्रोसीड्स टू परचेज एंड सेल सम ऑफ द स्टोलन गुड्स, मोरओवर बी रिकॉर्ड्स प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स इन द फर्म्स बुक, मतलब वो क्या करता है, फर्म के बुक्स में उस पैसे को रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब उसे पता था चोरी का सामान है, फिर भी वो खरीदता है, बेचता है और उसको बुक्स में भी दिखाता है। A wants to avoid this life towards C on the grounds of misconduct by the B, मतलब सामान जो था वो सी का था,
तो अब सी क्या कर, अब नाउ ए वांट्स टू अवॉइड इज लायबिलिटी टुवर्ड्स सी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय द बी। समझ में आया? बेसिकली क्या हो रहा है, ए स्लीपिंग पार्टनर है, बी ने जो है ये सामान बेसिकली चुराया है और ये सामान एक्चुअली सी का है और वो चुरा के उस सामान को बेच रहा है। अब ए क्या क्या कह रहा है कि आई एम नॉट लायबल, क्यों? बिकॉज आई एम अ स्लीपिंग पार्टनर, तो आई एम नॉट लायबल, ये ए का कहना है। तो मुझे बताओ ए एंड बी का लाइबिलिटी क्या है? मुझे बताओ, देखो बी तो लायबल है नो डाउट, क्वेश्चन है क्या ए भी लायबल है? तो हमने देखो सर, हमने बार बार पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टनर, हमने बार बार पढ़ा था अगर कोई भी पार्टनर अगर वो एजेंट है फर्म का, उसने ट्रांजेक्शन किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब फॉर द बिजनेस, तो उस केस में फर्म लायबल होगा सर। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अगर तुमने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ फर्म, तो उस केस में भी पार्टनर्स आर लायबल, ये भी हमने पढ़ा था। और अगर कोई प्रॉपर्टी का मिस एप्लीकेशन होता है तो उस केस में भी फर्म इज लायबल। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जो बी है सर, बी के पास ऑथोरिटी था टू परचेज द गुड्स और बी ने गुड्स परचेज किया विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी। तो अगर तुम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो विद इन द स्कोप ऑफ योर ऑथोरिटी, तो उस केस में बोथ द पार्टनर्स आर लायबल। सिंपल है। तो वो चारों पॉइंट्स हमें लिखना है। देखो फर्स्ट तो हाँ, फर्स्ट देखो, इम्प्लाइड ऑथोरिटी कैन बी एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्टेड बाय वे ऑफ अग्रीमेंट विद द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब वो पॉइंट देखो क्या है, पार्टनर के पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी है टू बाइंड द फर्म, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी है, एंड फर्म इज लायबल फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉस्ट टू थर्ड पार्टी बाय वे ऑफ रॉन्गफुल एक्ट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन द स्कोप। एंड लास्ट में फिर एजेंट, एजेंट वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा देखो, फर्म इज लायबल अगर कोई पार्टनर क्या करता है सर, रिसीव करता है मनी एंड ही मिस अप्लाई इट, मतलब पार्टनर ने मनी रिसीव किया और मिस अप्लाई कर दिया, या फिर फर्म के कस्टडी में था और फिर पार्टनर उसे मिस अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इन द गिवन केस क्या होगा सर, बोथ ए एंड बी आर लायबल टुवर्ड्स सी। ए कैन नॉट अवॉइड हिज लायबिलिटी जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ स्लीपिंग पार्टनर। समझ में आया? लायबिलिटी रहेगा सर, लायबिलिटी चलता रहेगा। क्लियर हुआ? डन हुआ? इजी है एकदम। नेक्स्ट आगे चलते सर। व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर? अच्छा, मैंने बोला था नोटिस गिवन टू अ पार्टनर हु इज एक्टिंग क्या बोलते सर, फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उस केस में इट इज इक्विवेलेंट टू द नोटिस गिवन टू द फर्म provided such partner is not a sleeping partner, and exception क्या है, फ्रॉड वाला केस इज एन एक्सेप्शन। तो वही लिखा है इन नोटिस टू हाँ, मतलब एनी नोटिस टू अ पार्टनर हु एक्ट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, एनी नोटिस टू अ पार्टनर हु एक्ट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑपरेट्स, मतलब एक्ट फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। तो अगर कोई भी पार्टनर जो बिजनेस, मतलब बेसिकली एक्टिव पार्टनर, अगर कोई एक्टिव पार्टनर को तुम नोटिस देते हो तो माना जाएगा यू हैव गिवन नोटिस टू द फर्म, क्योंकि पार्टनर इज एन एजेंट, और हमने पढ़ा है कि नोटिस गिवन टू एन एजेंट ऑपरेट्स एज अ नोटिस गिवन टू अ प्रिंसिपल except in the case of fraud, ठीक है। Thus notice given to a partner is equivalent to the notice given to the rest of the partners, just as a notice to an agent is a notice to a principal। ये हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। तो वही लिखा हुआ है, notice to a partner who acts in the business of the firm operates as a notice to the firm। Define implied authority। सर implied authority हमने पढ़ा था कि any partner कोई भी ट्रांजेक्शन करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन द नेम ऑफ द फर्म, तो वो फर्म को बाइंडिंग करता है, एंड सच ऑथोरिटी टू बाइंड द फर्म is known as implied authority। तो in the absence of which, ठीक है सर, the implied authority does not empower him to do certain acts, state the acts which are beyond the, हाँ ये बताओ कौन कौन से acts है सर which are beyond, हमने बोला था सर subject to an agreement there are certain transactions which are beyond या the authority या फिर which the partner does not have a power to enter, मतलब कुछ कुछ ऐसा अग्रीमेंट है, कुछ कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन जो पार्टनर एंटर नहीं कर सकते, इट इज बियॉन्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। हमने पढ़ा था क्या क्या था सर, जैसे मान लो अपना मतलब लाइबिलिटी एडमिट करना, या मान लो कोई डिस्प्यूट को रेफर करना टू आर्बिट्रेशन, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो वही है देखो, एक तो टू सबमिट ए डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन, या फिर कोई बैंक अकाउंट खोलना, हाँ, या फिर कोई क्लेम को कॉम्प्रोमाइज या सेटल करना, सूट को विड्रॉ करना, या लाइबिलिटी को एडमिट करना। देखो या तो लाइबिलिटी को एडमिट करना, या फिर तूने कोई केस फाइल किया उसको विड्रॉ करना, या कोई कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करना, डिस्प्यूट सबमिट करना। उसके अलावा क्या सर, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, बैंकिंग अकाउंट ओपन करना, या फिर पार्टनरशिप में एंटर करना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये सब तुम नहीं कर सकते हो, ये सब याद रखना, देयर इज नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इस केस में तुम्हें क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब बेसिकली दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। ये तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हारे पास क्या है, एक्सप्रेस ऑथोरिटी है, तभी जाके तुम ये ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो एनी एक्ट विच इज डन टू कैरी ऑन ऑर्डिनरी, ये तो वही है सर इम्प्लाइड ऑथोरिटी का डेफिनेशन। फिर कौन कौन सा केसेस है जहां पर इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं, तो कैसे सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखो बैंक अकाउंट ओपन करना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ये तीन तो सिंपल है सर। उसके अलावा देखो याद रखना, कोई भी लाइबिलिटी को एडमिट करना या उसको सेटल करना।
एडमिट करना, सेटल करना या फिर विड्रॉ करना। और फिर बचा क्या है सर, कोई डिस्प्यूट वगैरह हम सबमिट करना, उसके लिए भी हमें अप्रूवल चाहिए, मतलब एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार तुम लोग गो थ्रू करना, इजी है। कीवर्ड्स है जो हमारे फर्स्ट वर्ड्स है उसको याद रखना है कि डिस्प्यूट सबमिट करना, डिस्प्यूट सबमिट करना, विड्रॉ करना, लाइबिलिटी एडमिट करना। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, कोई क्लेम को सेटल करना, एंड लास्ट में एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तो ये ट्रांजेक्शन हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस अथॉरिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन मिस्टर एम इज वन ऑफ द 4 पार्टनर्स इन एक्स वाई एंटरप्राइजेस। उसको 6 करोड़ देना है। देखो अब देखो, एक पार्टनर है, उसे 6 करोड़ देना अपने फ्रेंड को, उसे अपने फ्रेंड को 6 करोड़ रुपए देना था, विच इज अनेबल टू पे। तो इसीलिए अब इसने क्या किया, इसने अपना पार्टनरशिप में जो हिस्सा है उसी को बेच दिया। एक पार्टनर है जिसे 6 करोड़ रुपए देना था, अब वो नहीं दे पा रहा, तो उसने क्या किया, उसके पास जो पार्टनरशिप में उसका जो शेयर था उसने उसे बेच दिया, किसको, जेड को। मतलब उसने अपना शेयर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर फॉर सेटलिंग द अमाउंट। अब मुझे बताओ, कैन मिस्टर एम ट्रांसफर इज इंटरेस्ट। ओब्वियसली तुम अपना इंटरेस्ट तो ट्रांसफर कर सकते हो, क्या ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम है सर, आंसर इज नो। ट्रांसफर तो तुम आराम से कर सकते हो, तो वही लिखा हुआ है, एनी शेयर, मतलब कोई भी तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज ट्रांसफरेबल, चाहे बाय वे ऑफ मॉर्गेज हो, चाहे बाय वे ऑफ सेल हो। लेकिन हाँ, ट्रांसफर के पास कुछ राइट्स नहीं है, वो तुम लिख देना क्या क्या राइट्स नहीं है। ठीक है, तो इन द गिवन केस एम कैन ट्रांसफर इज इंटरेस्ट बाय वे ऑफ सेल, तुम अपना इंटरेस्ट तो ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन हाँ, कि व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, तो मैंने बोला था ट्रांसफरी के पास तो सर, इन केस मिस्टर, अब देखो, व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी इन केस मिस्टर एम वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो देखो, ट्रांसफरी के पास क्या क्या राइट्स नहीं होते वो तो तुम्हें पता है, लेकिन ट्रांसफरी के पास क्या राइट्स होंगे अगर एम रिटायर करता है। मैंने बोला था अगर कोई ट्रांसफरिंग पार्टनर रिटायर करता है, ट्रांसफरिंग पार्टनर रिटायर करता है, तो ट्रांसफरी के पास क्या राइट होता है, उसके पास शेयर, उसको वो हिस्सा मिलेगा जो हिस्सा ट्रांसफरर का था। तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ एसेट्स या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन द फर्म विच ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू, एंड वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द शेयर। तो देखो, जब फर्म का, देखो ये देखो, ट्रांसफरिंग पार्टनर का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो ट्रांसफरी को क्या मिलने वाला है सर, शेयर ऑफ एसेट्स मिलने वाला है, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर का हिस्सा था वो मिलने वाला है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलने वाला है। तो इस केस में जेड को क्या मिलेगा सर, टू द एक्सटेंट ऑफ 6 करोड़, मतलब इज बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द एम शेयर, मतलब एम का जो हिस्सा है टू द एक्सटेंट ऑफ 6 करोड़ वो मिलने वाला है। क्लियर हुआ। तो याद रखना यहाँ पर उसको 6 करोड़ मिलने वाला है, क्योंकि वो क्या है, उसका हिस्सा है, तो वो तो मिलेगा एट द टाइम। ये तो मैंने बोला था कि रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन के टाइम उसको क्या मिलने वाला है, ट्रांसफरिंग पार्टनर का हिस्सा मिलने वाला है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चेक कर सकता है। ठीक है सर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मिस एप्लीकेशन। ये मिस एप्लीकेशन मैंने बोला था, कोई भी पार्टनर विद इन द अथॉरिटी अगर वो मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है, और या फिर मनी रिसीव किया जाता है, फर्म मनी रिसीव किया जाता है, वो फर्म के कस्टडी में है, और उसे पार्टनर क्या करता है, मिस अप्लाई करता है, तो वो भी क्या है, फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट देखो क्या है, ABC Associates is a partnership firm. A, B and C are partners since beginning. ठीक है, A being a very senior partner transfers his share to his son Pratik. उसने अपना शेयर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया प्रतीक को। लेकिन B and C are not interested that Mr. Pratik shall join them as a partner in AB. मतलब वो नहीं चाहते कि मिस्टर प्रतीक ज्वाइन करे। ठीक है सर, आफ्टर सम टाइम प्रतीक फेल्ट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, डिस्पाइट अ ह्यूज टर्नओवर, टर्नओवर काफी है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो वो क्या करता है सर, बुक्स इंस्पेक्ट करना चाहता है। बट हाउएवर अदर पार्टनर्स बिलीव्ड दैट ही कैन नॉट चैलेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो ट्रांसफर ही है। तो मुझे बताओ फर्स्ट, कैन प्रतीक बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट रिटर्न। तो हमने बोला था कि तुम अपना हिस्सा तो ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है, इनकमिंग पार्टनर, याद है, नो पर्सन कैन नॉट बिकम, मतलब एनी पर्सन या नो पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टनर अग्रीज टू सच पर्सन बिकमिंग अ पार्टनर। तो वही हमने इनकमिंग पार्टनर में पढ़ा था कि कोई पर्सन अगर पार्टनर बनना चाहता है तो हमें कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स। तो वही लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो तुम्हें अगर पार्टनर बनना है तो तुम्हें दोनों पार्टनर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, विच इज बी एंड सी। तो इस केस में याद रखना वो पार्टनर तभी बन सकता है अगर बी है, तो इस केस में याद रखना क्योंकि बी एंड सी आर नॉट इंटरेस्टेड तो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। ठीक है, एंड सेकेंड, लेकिन क्योंकि वो ट्रांसफर ही तो है,
तो उसको अपना प्रॉफिट तो मिलेगा। तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट चैलेंज कर सकता है? आंसर इज नो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर इज ट्रांसफरेबल, क्या क्या राइट्स नहीं है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो फाइनल आंसर क्या है सर? क्या वो इंट्रोड्यूस किया सकता? तो इंट्रोड्यूस तो किया सकता है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का कंसेंट होगा तभी जाके वो पार्टनर बनेगा, और अदरवाइज वो ट्रांसफर ही तो है ही। अब क्योंकि वो ट्रांसफर ही है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्ट तो नहीं कर सकता, और वो ना ही चैलेंज कर सकता, मतलब जो प्रॉफिट उसे मिल रहा है वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज जस्ट अ ट्रांसफर। ठीक है, तो याद रखना पार्टनर कैसे बन सकता है सर? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, याद रखना विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आईपीए एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन ए कंपीटिंग बिजनेस, ये हमने पढ़ा था सर, कि अगर कोई पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर है वो चाहे तो सिमिलर बिजनेस कैरी कर सकता है सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या क्या कंडीशन था सर? कि एक तो वो अपने फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, वो अपने आप को एक्स पार्टनर नहीं बताएगा उस फर्म का, और वो उस कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। वो 3 कंडीशंस है। उसके अलावा हाँ, अगर उस पार्टनर ने अगर कोई अग्रीमेंट किया, उस आउटगोइंग पार्टनर ने कोई अग्रीमेंट किया विद द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कि वो सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, प्रोवाइडेड रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल, तो उस केस में वो अग्रीमेंट वैलिड है और वो बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर उसने अग्रीमेंट नहीं किया तो उस केस में फिर वो सिमिलर बिजनेस कैरी कर सकता है। कंडीशंस क्या है? पुराने फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो एज अ पार्टनर ऑफ ओल्ड फर्म, और उस पुराने फर्म के कस्टमर्स को तुम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, एन आउटगोइंग पार्टनर, देखो एन आउटगोइंग पार्टनर चाहे तो सिमिलर बिजनेस कैरी कर सकता है, प्रोवाइडेड वो फर्म का नाम यूज ना करे, अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे एज अ पार्टनर, और उस मतलब उस फर्म के जो कस्टमर है उसे सॉलिसिट ना करे। लेकिन हाँ, ये मैंने लिखा है कि अगर कोई पार्टनर अग्रीमेंट करता है विद एन आउटगोइंग पार्टनर कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड स्पेसिफाइड लिमिट्स, तो उस केस में वो अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है सर, अगर तुमने अग्रीमेंट किया है तो अग्रीमेंट वैलिड है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने अग्रीमेंट नहीं किया है तो फिर तुम सिमिलर बिजनेस कैरी कर सकते हो। कंडीशन है तुम्हारे 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस। ठीक है, दैट्स इट। अब सेकंड वाला पॉइंट क्या है? राइट ऑफ ए पार्टनर, राइट ऑफ ए पार्टनर टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म एंड द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म। सब पार्टनर का क्या राइट है कि पार्टनर ने जो जो भी पेमेंट्स किया है वो सब फर्म उसे इंडेमनिफाई करेगा, और जो जो भी वो क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज इंकर करता है इन द कोर्स ऑफ इमरजेंसी, वो सब फर्म इंडेमनिफाई करेगा। और पार्टनर का लाइबिलिटी क्या है सर? अगर पार्टनर ने विलफुल नेग्लेक्ट किया है तो उस केस में पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ता है टुवर्ड्स फर्म। तो देखो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटीज इंकर्ड in ordinary conduct of business and any activity done in an emergency for protecting the firm as a man of ordinary prudence would do. And second sir क्या है? Partner will indemnify the firm. Partner क्या करेगा सर? फर्म को करेगा indemnify for any loss caused due to willful neglect. ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, जो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ABC and Co is a renowned partnership firm doing a business in textile industry from the last 20 years. पिछले 20 सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं। Due to technical upgradation, the firm incurred an heavy debt of 50 lakhs. 50 लाख का डेट है। To maintain the integrity of the firm, they introduced D as a new partner. उन्होंने एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया। कौन है? D. बिफोर एडमिशन ऑफ डी, तो मैंने बोला था कोई नया पार्टनर जो है उसको तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड उसका लाइबिलिटी कब से शुरू होता है सर? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। बिफोर एडमिशन द अदर पार्टनर्स ए बी एंड सी डिसाइडेड ऑन देयर ओन, उन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया सर, एंड मेड एन अग्रीमेंट विद द क्रिएटर दैट द न्यू पार्टनर विल बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट थ्रू नोवेशन। मुझे बताओ, उन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया, क्या तुमने डी का अप्रूवल लिया है? नहीं लिया सर, ये तो गलत हुआ ना। तो वेदर व्हेन डी जॉइंस ही केम टू नो अबाउट द रेट ऑफ 50 lakhs, तो ये तो गलत हुआ सर, क्योंकि तुम देखो नॉर्मली कोई भी पार्टनर ज्वाइन करता है तो वो लायबल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, बट अगर वो चाहे तो ही मे बी लायबल फॉर द ओल्ड डेट्स प्रोवाइडेड वो अग्री करता है पुराने पार्टनर्स के साथ और थर्ड पार्टी के साथ, जिसको हमने कहा था नोवेशन। तो फर्स्ट सर, वेदर डी वुड बी लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म incurred before his admission, तो हमने पढ़ा था liability of a partner shall commence from the date when he is admitted unless he agrees to be liable for obligations before admission. ठीक है, unless he agrees to be liable
हाउएवर, फिर हमने पढ़ा था हाउएवर, हाँ हाउएवर इनकमिंग पार्टनर मे बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस, वो चाहे तो लायबल हो सकता है प्रोवाइडेड द फर्म एंड द क्रेडिटर्स अग्री टू एक्सेप्ट, मतलब दे अग्री टू एक्सेप्ट एज अ द न्यू फर्म एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर बाय वे ऑफ नोवेशन। तो हमने बोला था नॉर्मली तो तुम लायबल होगे कब से, जब तुम्हारा एडमिशन था, बट हाउएवर यू मे, मतलब यू मे अग्री टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस बिफोर योर एडमिशन प्रोवाइडेड क्रेडिटर्स अग्री करते हैं न्यू फर्म को एज अ डेटर एंड डिस्चार्ज करता है ओल्ड पार्टनर्स को बाय वे ऑफ नोवेशन। बट मियर अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, तो मियर अग्रीमेंट से नहीं चलता, हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा इवन न्यू पार्टनर का भी, एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी और क्रेडिटर का भी, तीनों का अप्रूवल चाहिए। तो इन द गिवन केस डी इज नॉट लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, डी लायबल नहीं होने वाला है, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। अब क्या है सर, इफ डी वॉज अ माइनर, मुझे बताओ, डी तो ऐसे माइनर है सर, अगर माइनर है तो मैंने बोला था अगर तुम माइनर हो तो उस केस में तो ऐसे भी तुम्हारा पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता, तो उस केस में तो कोई चांस ही नहीं है सर तुम लायबल हो जाओ, है ना। माइनर के केस में तो सर कोई चांस ही नहीं है, जब तक तुम पार्टनर नहीं बनते तब तक तो कोई चांस ही नहीं है। तो माइनर तो जो है सर वो तो ऐसे भी लायबल नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसका लाइबिलिटी ऐसे भी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। तो वही लिखा है लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज ओनली कन्फाइंड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, एंड माइनर का कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता, हेंस माइनर भी लायबल नहीं होगा, काम खत्म। Whether D would be liable to pay the debt upon becoming major, मुझे बताओ अगर माइनर है और वो मेजर बन जाता है, तो अगर वो पार्टनर बन गया तो उसका लाइबिलिटी कब से शुरू होगा सर, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, और ये लाइबिलिटी क्या है, बिफोर एडमिशन, तो अगेन इज नॉट लायबल, अगेन इज नॉट लायबल। तो मैंने बोला था एनी माइनर ही बिकम्स लायबल फ्रॉम द डेट, मतलब ही बिकम्स लायबल टू थर्ड पार्टी फ्रॉम द डेट व्हेन इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, वो कब से लायबल होगा, जिस दिन से वो एडमिट होता है, तो हेंस इज नॉट लायबल टू पे द एग्जिस्टिंग डेट, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी क्या है, बिफोर बिकमिंग पार्ट, मतलब बिफोर बिकमिंग, क्या बोलते हैं, बिफोर ही वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, उससे पहले का लाइबिलिटी है ना, तो उस केस में तो लायबल होने वाले नहीं। तो तीनों केस में तुम्हारा आंसर क्या है, डी इज नॉट लायबल, तीनों केस में हमारा आंसर क्या है, डी इज नॉट लायबल। क्लियर हुआ, क्योंकि अगर तुम पार्टनर भी बन जाते हो तुम्हारा लाइबिलिटी कब से शुरू होगा सर, फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, एम एन एंड पी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, पी जो है सर वो पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है लेकिन वो नोटिस नहीं दे पाता, तो मैंने बोला था कंटिन्यू टू बी लायबल। रिटायरमेंट के बाद एम एन और पी जाते हैं एक मेला मेला घूमने के लिए, एंड इंक्वायर्ड अबाउट सम रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। मिस्टर एक्स हु वाज एग्जिबिटिंग हिज रेफ्रिजरेटर्स विद द न्यू टेक्निक्स वाज इंप्रेस्ड विद द इंटरैक्शंस ऑफ पी, वो पी से काफी इंप्रेस हो गया था, लेकिन पी तो रिटायर हो गया था बट पी ने नोटिस नहीं दिया था, एंड ही रिक्वेस्टेड फॉर द विजिटिंग कार्ड ऑफ द फर्म, फर्म का जो विजिटिंग कार्ड है उसमें ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि पी इज अ पार्टनर, इवन दो वो रिटायर हो चुका है। तो एक्स ने रेफ्रिजरेटर सप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पी से इंप्रेस हुआ था, पी से इंप्रेस हुआ था, देखो पी से इंप्रेस हुआ इसलिए सप्लाई किया। नाउ मिस्टर एक्स वांट्स टू रिकवर द ड्यूज नॉट ओनली फ्रॉम द फर्म बट आल्सो फ्रॉम पी। तो मुझे बताओ यहाँ पर दो केसेस है, एक तो रिटायरिंग पार्टनर का लाइबिलिटी कंटिन्यू रहता है जब तक तुम पब्लिक नोटिस देते हो, और सेकंड यहाँ पर उसने क्यों दिया था, क्योंकि ही वाज इंप्रेस्ड बाय द पी, और उसने जब फर्म का विजिटिंग कार्ड देखा था उसमें लिखा हुआ था पी इज अ पार्टनर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पी क्या बन जाता सर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि वो एक्चुअल में तो पार्टनर नहीं था लेकिन क्योंकि उसका नाम विजिटिंग कार्ड में था, इसका मतलब, और वो इंप्रेस हो गया था विद द पी, तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एनी, हमने पढ़ा था क्या बोलते सर, एनी पार्टनर बाय हिज कंडक्ट और बाय हिज वर्ड्स इंड्यूसेस या फिर ही होल्ड्स हिमसेल्फ और अलाउज अदर पर्सन टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो उस केस में वो लायबल रहने वाला है। तो वही लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर तो लायबल रहता ही है सर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, ठीक है। और उसके बाद पार्टनर देखो, वेर अ मैन वेर अ पर्सन होल्ड हिमसेल्फ, आइदर ही होल्ड हिमसेल्फ और अलाउज अदर्स टू बी होल्ड, आइदर ही होल्ड हिमसेल्फ और अलाउज अदर टू डू इट, देन इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर, तो दस पी इज ऑल्सो लायबल। तो दोनों है, एक तो लाइबिलिटी, एक तो रिटायरिंग पार्टनर का प्रोविजन और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वाला प्रोविजन भी तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सर पी क्यू आर एस एंड पार्टनर्स अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है सर, ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज बिटवीन द पार्टनर्स पी एंड क्यू डिसाइडेड टू लीव द फर्म एंड दे स्टार्टेड अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ठीक है सर, हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम फर्म का नाम यूज ना करें, अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें। मीनवाइल आर एन एस कौन है सर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उन्होंने फर्म, वो लोग अपना फर्म चला रहे, दे हैव कंटिन्यूड यूजिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ, ठीक है, इन विच पी एंड क्यू आल्सो हैज अ शेयर, तो पी एंड क्यू का उसका शेयर है
और वो उस फर्म को चला रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, हमें एक्सप्लेन करना राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स टू स्टार्ट अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। मुझे बताओ, मैंने बोला था जो आउटगोइंग पार्टनर है वो अपना कॉम्पिटिटिव बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कंडीशन था वो 3। और इन पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर्स का सर राइट क्या है, राइट क्या है इन पीक्यूआरएस अकाउंट, तो मैंने बोला था उनको उनका जो शेयर है सर, शेयर इन प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन द फर्म, वो उनको मिलने वाला है। तो वही लिखा हुआ है सर। एक तो क्या कहते हैं, अपना कॉम्पिटिटिव बिजनेस तुम शुरू कर सकते हो, तो इस केस में आ जाएगा पी एंड क्यू, चाहे तो अपना कॉम्पिटिटिव बिजनेस शुरू कर सकते हैं प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और फिर हमने बोला था अगर कोई भी एनी पार्टनर, एनी पर्सन हु इज सीजेस टू बी अ पार्टनर और डाइज, है ना, डाइज इज सीजेस टू बी अ पार्टनर, तो उस केस में सर्वाइविंग पार्टनर्स चाहे तो वो अपना क्या बोलते, सर्वाइविंग पार्टनर जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट एनी सेटलमेंट, तो उस केस में याद रखना जो आउटगोइंग पार्टनर है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको 6% मिलेगा, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा या 6% मिलेगा ऑन देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि जब तुम्हारा अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं हुआ, तब जब तुम्हारा अकाउंट्स का तो सेटलमेंट नहीं हुआ, तब उस केस में वो जो आउटगोइंग पार्टनर्स है या अगर डेथ हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास वो हक है कि वो या तो प्रॉफिट्स का शेयर ले ले फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ या डेट में सीजेस टू बी पार्टनर, या फिर 6% इंटरेस्ट। ठीक है, द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड, सर द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड will cease to be liable to the third party for any action after expulsion। तो मैंने बोला था जो प्रोविजन रिटायरमेंट में लगता है वही सेम प्रोविजन एक्सपल्शन में भी लेता है। तुम्हें नोटिस देना पड़ेगा, जब तक नोटिस नहीं देते तो लायबिलिटी रहेगा। नोटिस तुम भी दे सकते हो, कोई दूसरा पार्टनर भी दे सकता है, तो वही लिखा हुआ है सेम। ठीक है, यू विल कंटिन्यू टू बी लायबल जब तक तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। हाँ, यू आर नॉट लायबल अगर सामने वाला पार्टी को पता ही नहीं है कि तुम पार्टनर हो करके। ठीक है, तो उस केस में स्टेटमेंट गिवन इज पार्शियली करेक्ट बोल सकते हो, या फिर उस स्टेटमेंट को तुम इनकरेक्ट भी बोल सकते हो बेसिकली, क्योंकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइबिलिटी तुम्हारा खत्म नहीं होता, तुम्हारा लाइबिलिटी चलता रहेगा जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते। हमने बार बार बोला है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा तब तक लाइबिलिटी चलता रहेगा। ऑन द एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर, अमर अग्रीड टू बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स ऑफ द फर्म बाय एन अग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग अमर। अब देखो, एक पार्टनर का एडमिशन हुआ है, उन्होंने अग्री किया कि अमर विल बी लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स बाय एन अग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। मुझे बताओ हर पार्टनर ने अप्रूव किया, लेकिन क्या क्रेडिटर ने अप्रूव किया है? यहाँ क्रेडिटर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। हमने बोला तो थर्ड पार्टी अप्रूव करेगा तभी जाके वो लायबल होगा। तो उस केस में क्या अमर विल बी लायबल? आंसर इज नो। हमने ये बार बार बोला है मैंने तुमको कि क्रिएटर का कंसेंट इज नेसेसरी, क्रिएटर का कंसेंट चाहिए ही चाहिए। तो तीनों पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का अप्रूवल, न्यू पार्टनर का अप्रूवल और क्रिएटर का अप्रूवल, तभी जाके वो लायबल होगा, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। अगेन अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सुमन का 10% हिस्सा था इन अ प्रॉपर्टी ऑफ 200 लाख, मतलब 20 लाख का हिस्सा है बेसिकली। सुमन का क्या शेयर है? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख का शेयर है। फर्म से रिटायर करता है 2023 में। फर्म कंटिन्यूज विद द बिजनेस विदाउट एनी फाइन, मतलब सेटलमेंट हुआ नहीं है, कंटिन्यू कर रहा है। और प्रॉफिट्स कब कमाया? 10 लाख का कमाया है। कब से? जिस दिन से वो क्या बोलते हैं सीजेस टू बी, जिस दिन वो रिटायर करता है वहां से 10 लाख। सुमन इन हर ओन इंटरेस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन क्लेम ₹3 लाख। उसने कितना क्लेम किया? 3 लाख टुवर्ड्स द यूज ऑफ हर शेयर विच वाज रिजेक्टेड बाय द पार्टनर्स। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जामिन द वैलिडिटी। 3 लाख क्लेम किया, क्या वो 3 लाख क्लेम कर सकता है? सर कितना क्लेम कर सकता है? आइदर कितना बोले, या तो शेयर ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर कितना है उसका, सब प्रॉफिट में उसका कितना शेयर है? फर्म का प्रॉफिट कितना है? 10 लाख, उसका शेयर कितना है सर? 10 लाख का 10% विच इज 1 लाख। या फिर उसका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है सर, प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है? 20 लाख, तो 20 लाख का 6%, तो कितना हुआ सर? 1,20,000। तो क्या आइदर 1 लाख और 1,20,000 विच एवर इज हायर। तो क्या 3 लाख हम मांग सकते हैं? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ बच्चों, फिर से ध्यान से देखो। एनी पार्टनर हैज डाइड, एनी पार्टनर डाइड और सीजेस टू बी अ पार्टनर, तो उस केस में सर्वाइविंग पार्टनर्स हु कंटिन्यूज द बिजनेस विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट, तो उनको आउटगोइंग पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या 6% का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद बच्चों सेम पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, क्लेम ऑफ सुमन ऑफ 3 lakhs इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि उसको कितना मिलेगा? या तो 1,20,000 शेयर ऑफ, मतलब शेयर इन द प्रॉपर्टी, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच इज 1 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 36
6 कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है सर? पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, ए बी सी एंड को में, विच डील्स इन ऑफिस फर्नीचर। इन अब देखो क्या हो रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 पार्टनर्स है फर्म है। अब बच्चों 1 मिनट रुको, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस। तब तक तुम एक बार ये क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, ठीक है? एक बार मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। सर ए बी सी एंड आर पार्टनर्स, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर में डील करते हैं, ठीक है। ए का काम क्या था सर? परचेज एंड सेल करना, ठीक है। बी का काम क्या था? अकाउंट्स संभालना। सी का काम था लीगल मैटर। ए का काम परचेज एंड सेल है, बी का काम क्या है? अकाउंट संभालना, और सी का काम है लीगल मैटर्स देखना। उसके बाद उन्होंने क्या किया सर? एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया है। क्या किया है कि ए जो है, ए पार्टनर ए, वो क्या करेगा सर? अकाउंट्स मैनेज करेगा। ए का सर पुराना काम क्या था? ए का काम था परचेस करना और सेल करना, लेकिन अब ए क्या करेगा? अकाउंट्स मैनेज करेगा, और बी परचेज एंड सेल संभालेगा। मतलब उन्होंने क्या कर दिया सर? चेंज कर दिया। जो काम ए का था वो काम बी करेगा, और जो काम बी का था वो काम ए करेगा। उन्होंने चेंज कर दिया सर। तो एम अ सप्लायर बीइंग अनअवेयर ऑफ दिस अग्रीमेंट। अब जो सप्लायर है उसे नहीं पता ना सर, उसे तो तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसे तुमने नहीं बताया, तो उसने क्या किया? फर्नीचर सप्लाई कर दिया किसको? ए को। और उसे तो यही पता था कि ए कौन है? जो परचेज एंड सेल का अथॉरिटी है, उसे तो नहीं पता, तो उसने ए को बेच फर्नीचर दे दिया, और ए ने भी बेच दिया थर्ड पार्टी को। अब मुझे बताओ, एडवाइस वेदर एम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द फर्म। मुझे बताओ, तुम सबसे पहले हमने पढ़ा सर, इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी एक्सटेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट। और ये जो अग्रीमेंट है ये इफेक्टिव माना जाएगा अगेंस्ट थर्ड पार्टी कब? अगर थर्ड पार्टी को उस रेस्ट्रिक्शन का हमें पता है। अगर थर्ड पार्टी को पता होता, उसके बाद भी अगर वो सप्लाई करता, तो उस केस में फिर फर्म लायबल नहीं होता। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि तुमने अग्रीमेंट किया है, तो उस केस में क्या फर्म लायबल होगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो वही लिखा हुआ है सर कि सबसे पहले पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी तो है, इम्प्लाइड अथॉरिटी तो है सर, नो डाउट, उसमें तो है। हमने पढ़ा था कि पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, प्रोवाइडेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फर्म के नाम में। लेकिन इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को सर हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और सर ये रेस्ट्रिक्शन, ये जो रेस्ट्रिक्शन है जो तुमने किया है, ये इफेक्टिव होगा अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कहने का मतलब फर्म लायबल नहीं होगा। कहने का मतलब फर्म लायबल नहीं होगा कब? अगर थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन में पता है, या फिर उसे यही नहीं पता कि वो पर्सन पार्टनर है। ठीक है, तो इस केस में बच्चा क्या होगा फर्दर? तो इस केस में याद रखना क्या होगा? एम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द फर्म। आंसर इज यस, एम कैन रिकवर द फर्म। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एम सप्लाइड अ फर्नीचर टू ए, क्योंकि उसे अग्रीमेंट करने में पता नहीं था। 10 ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी एम कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द फर्म। तो पहले तो तुम क्या करना, इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में लिख देना कि पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन फिर उसके बाद जो मेन प्रोविजन है कि उसे हम एक्सटेंड या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो लिखना, और वो इफेक्टिव वाला पॉइंट लिखना। फर्दर व्हाट वुड योर एडवाइस? सेकंड क्वेश्चन, अगर एम को पता होता, अगर एम को पता होता उसके बाद भी अगर एम सप्लाई करता, तो उस केस में फर्म इज नॉट लायबल। तो उस केस में याद रखना ही कैन नॉट रिकवर मनी फ्रॉम। उस केस में क्या होता? वो पर्सनली रिकवर करता फ्रॉम द पार्टनर, वो पर्सनली रिकवर करता, फर्म लायबल नहीं होता। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, विच इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। महेश, सुरेश एंड दिनेश आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म। विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ सुरेश एंड दिनेश, महेश ने बोरो किया है कितना? 50,000 फ्रॉम रमेश। ध्यान से सुनो मेरा बात, महेश, सुरेश एंड दिनेश ये 3 पार्टनर्स है। उसमें से एक पार्टनर जो महेश है, उसने बोरो किया 50,000 रुपए फ्रॉम अ कस्टमर इन द नेम ऑफ द फर्म, और महेश ने उसी मनी को यूज कर लिया गुड्स परचेज करने के लिए, वो भी पर्सनल यूज के लिए। मतलब उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया 50,000 रुपए। कैन रमेश होल्ड सुरेश एंड दिनेश लायबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन? अगर तुम्हें याद है, मैंने बोला था एक पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है टू बोरो द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर एक फर्म क्या है? ट्रेडिंग फर्म। हाँ, अगर यही फर्म एडवोकेट वाला फर्म होता और फिर तुम बोरो करता, तो उस केस में इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है, ये तो ट्रेडिंग फर्म है सर, लिखा हुआ है ट्रेडिंग फर्म, और फिर एक पार्टनर क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है, तो उस केस में उस पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है। और क्योंकि इम्प्लाइड अथॉरिटी है,
तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा सर, द फर्म विल बी लायबल, ऑटोमेटिकली फर्म विल बी लायबल। तो सुरेश एंड दिनेश लायबल होगा। ये पॉइंट जो मैंने तुम्हें ऊपर बोला था, इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, borrowings done by the partner is covered in the implied authority, partners are jointly and severally liable and firm is liable। फिर महेश borrows 50,000 from Ramesh, facts of the case, और लास्ट में रमेश कैन होल्ड सुरेश एंड दिनेश लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ महेश बिकॉज एक्ट इज डन विद इन द ऑथोरिटी एंड बाइंडिंग ऑन द फर्म। क्योंकि ये मैंने बोला था बोरिंग, अगर तुम कोई भी बोरो कर रहे हो, ट्रेडिंग फर्म मतलब अगर ट्रेडिंग फर्म है, अगर एक ट्रेडिंग फर्म है और उसमें अगर कोई एक पार्टनर बोरो कर रहा है ना, तो फिर वो जो बोरिंग है इट इज विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये चीज तुम अच्छे से याद रखना। तो ये होता है सर हमारा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन यहाँ पर खत्म। अब आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मतलब मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है कि ताकि तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एक यूजफुल लगे, है ना। तो जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम इसका देख सकते हो, इवन तुम इसको 1.5 करके भी देख सकते हो। ऐसे भी मैंने बहुत स्पीड में बताया, लेकिन तुम चाहो तो, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो अराउंड 37 है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी अपना मार्क करके रख सकते हो, ताकि तुम्हें हेल्प करेगा अपने एग्जाम डे में, ठीक है। और बाकी तुमको ये क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर तुम टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, वहां पर तुमको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन बैंक यूनिट 3 का डिस्कशन होगा, तो यूनिट 3 का डिस्कशन भी अब तुम्हें मिलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कंपनीज एक्ट का रिविजन। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।